नमस्ते। थर्ड आई में आपका स्वागत है। मोदी जी हैप्पी बर्थडे, बिलेटेड हैप्पी बर्थडे है। कल मैं शो नहीं किया हूँ तो इसलिए कल नहीं, आज आपको हैप्पी बर्थडे बोल दे रहा हूँ भाई। जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप शतायु हों, निरोगी रहें। मोदी जी कल अब दो तीन चीज़ें हैं। जैसे आदमी जो मैं ऑब्जर्वेशन दे रहा हूँ, जो लोग पहले 60 साल, पहले 58 साल रिटायरमेंट एज थी, फिर 60 साल हो गई, तो जनरली जब 59 साल पूरे हो जाते हैं किसी व्यक्ति के और आखिरी रिटायरमेंट के साल में होता है तो उस समय वो मौज मस्ती के उसमें रहता है, अपने पुराने काम निपटाना, इधर आना, लूज एंड्स को वो करना, ये सब करता है। अच्छा, हिंदू धर्म के हिसाब से अगर आप, जिसको आप बहुत मानते हैं, उस धर्म के हिसाब से भी भाई आपने ब्रह्मचर्य किया 25 साल, फिर आपने गृहस्थ जीवन किया 25 साल, फिर आपने 25 साल वानप्रस्थ किया और 75 साल के बाद आपका संन्यास हो गया। तो उस लिहाज से भी 75 साल के बाद आपको संन्यास ले लेना है। और कुछ नियम तो आपने खुद बनाए हैं, तो उस नियम को आप अपने ऊपर लागू करेंगे कि नहीं करेंगे, या लोग आपसे ज़बरदस्ती लागू करवाएंगे, या आरएसएस कहेगा कि नहीं ये तो लागू होगा ही होगा, वो देखने वाली बात होगी। लेकिन 75 साल में आपने ही नियम बनाया है कि जो भी पॉलिटिशियन है वो मार्गदर्शक मंडल में चला जाएगा। तो मालूम नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि अब ये जो कल समारोह हुआ एक तरह से आपका विदाई समारोह भी था। मतलब अगर एक साल तक उसकी प्रिपरेशन करें, उसका लोग सेलिब्रेट करें कि भाई पूरे साल भर आपका फेयरवेल टाइप, तो कल वो थोड़ा ऐसा मुझे लगा। उसके दो तीन कारण हैं। उसका एक पहला कारण है कि कोई आपने बड़ा आयोजन नहीं किया। नहीं तो आपको तो इवेंट अच्छा लगता है, आप तो खूब बड़े बड़ी चीज़ें करते हैं, यहाँ वहाँ इधर कटआउट फटाउट पूरा। कल वो क्यों मिसिंग था? मतलब कहीं कटआउट नहीं, कहीं वो नहीं, कुछ ना कुछ मोदीमय हो जाना चाहिए था पूरा देश। अच्छा, अब कोई गणपति जी का कल विसर्जन हो ही रहा था, तो अब उसके बाद कोई ये भी नहीं था कि किसी देवी देवता से कंपटीशन हो। मतलब वो मुझे समझ नहीं आया कि आपने इसको बड़ा इवेंट क्यों नहीं बनाया। दूसरा, आपको मुझे एक चीज़ लगती है कि आपको सोते समय भी क्या यही सब कांग्रेस, गांधी परिवार, राहुल गांधी, यही सब याद आता है। कल आपने जो फिर से अपना वही राग अलापा कि आपको बहुत गाली मिलती है। आपको मोदी जी दूसरे से जब थोड़ा दूसरे को की हंसी उड़ाते हैं ना, तो हंसी तभी उड़ाइए जब खुद पे हंसने की हिम्मत हो, नहीं तो मत हंसी उड़ाइए। अगर आपको खुद पे हंसने की हिम्मत नहीं है तो दूसरे की हंसी क्यों उड़ाते हैं? दूसरे से अगर खराब भाषा का बोलते हैं तो ये भी मान लीजिए कि कोई आपसे भी खराब भाषा बोल सकता है। मैं एक छोटा सा वीडियो लगा दे रहा हूँ, आप सुन लीजिए। मोदी जी कल अपने उसमें किस तरह से रोना रो रहे थे कि कैसे कैसे उनको क्या क्या कहा जाता है, उनको क्या क्या सहना पड़ता है। तो जरा सुन लीजिए। और आपने देखा होगा पिछले 100 दिन में न जाने कैसी कैसी बातें होने लगी। इस दौरान मेरा मजाक उड़ाने लगे। मोदी का मखौल उड़ाने लगे। भांति भांति के तर्क वितर्क बताते रहे, मजा लेते थे। और लोग भी हैरान थे कि मोदी क्या कर रहा है, क्यों चुप है, इतनी मजाक हो रही है, इतना अपमान हो रहा है। अब अगर जो मोदी जी ने जिस तरह के पिछले 10-10.5 साल में जो जो किया और जिस तरह से उनके पूरे लोगों ने मिल के राहुल गांधी के साथ क्या क्या नहीं किया, तो उतने लेवल पे तो मालूम नहीं आप क्या कर लेते हैं, आप क्या करते, क्या उस पर बोल। क्योंकि सबसे बड़ी बात जो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप, ऐसा लग रहा है कि आप अब मतलब रिटायरमेंट की तरफ बढ़ रहे हैं, वो विदाई वाला है, क्योंकि इलेक्शन टाइम में आपका इलेक्शन के प्रति कोई उत्साह ही नहीं दिखाई दे रहा है। एक व्यक्ति जो पिछले 10 साल से हम देख रहे थे कि जाड़ा गर्मी बरसात, इलेक्शन हो या ना हो, जिसको कहते हैं कि जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, 12 महीने केवल इलेक्शन मोड में रहता था, संसद के अंदर इलेक्शन मोड में रहता था। अब उसको इलेक्शन के प्रति कोई उत्साह ही नहीं दिखाई दे रहा है, नॉट इंटरेस्टेड है। तो क्या इलेक्शन से कुछ विरक्ति हो गई है क्या? अब आप उड़ीसा चले गए थे,
उड़ीसा में ऐसा कुछ नहीं ना, इलेक्शन है, बढ़िया आपकी पार्टी जीत के आई है, लोकसभा भी विधानसभा भी, तो वहाँ तो अगले 5 साल तक कुछ ऐसा है नहीं। आप ये सब काम मतलब इलेक्शन फिलेक्शन छोड़ के आप उड़ीसा में आपको ज़्यादा आनंद आ रहा है। फिर आप यूएस जा रहे हैं 21-22 को। मतलब यूएस जाना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपको लगता है आपकी पार्टी को, कि आपको जम्मू कश्मीर और हरियाणा में भी कुछ और धुआंधार सभाएं करनी चाहिए थी, बिल्कुल चित कर देना चाहिए था इंडिया गठबंधन को। अब आप चले जा रहे हैं कि यूएसए। पास्ट में तो ऐसा नहीं देखा था, इलेक्शन के समय आप पूरी सीरियसनेस के साथ, पूरे दमखम के साथ यहीं रहते थे। क्योंकि एक दो चीज़ें हो रही हैं, जम्मू और कश्मीर और हरियाणा दोनों जगह जहाँ इलेक्शन हो रहे हैं, पूरी तरह से पूरी 100% मोदी जी आपके निर्णय के अनुसार हुआ है यहाँ काम। जो पिछले 10 साल में जो कुछ भी हुआ, जम्मू कश्मीर की बात करें तो आपने ही पीडीपी के साथ कहा कि सरकार साथ में बनाएंगे, आप खुद उनके ओथ सेरेमनी में गए, मुफ्ती जी जब ओथ ले रहे थे, आप सारा कुछ आपने, फिर 370 हटाया, फिर असेंबली से उसको यूनियन टेरिटरी किया, ये सब आपने किया। और लगातार आप बताते रहे कि कितना बढ़िया बढ़िया आपने काम किया है, लोग इतने खुश हैं कि आपको हाथों हाथ ले रहे हैं। G20 का भी वहाँ आपने किया, सब कुछ किया। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि लोकसभा में आपने कश्मीर वैली में एक भी सीट, 3 में से 1 को सीट लड़ाने की हिम्मत नहीं हुई। अभी क्या हो रहा है कि अभी आप वहाँ पे 47 सीट हैं, उसमें 28 सीट में कुछ लोग कह रहे हैं आपको कैंडिडेट ही नहीं मिले। ये भी कह रहे हैं कि 19 सीट जो आप लड़ा रहे हैं, कश्मीर वैली की बात कर रहा हूँ, वहाँ पे 18 में तो आपके कैंडिडेट का चौथे या 5वें नंबर पे आना तय है। श्रीनगर में शायद वो 2nd नंबर पे आ जाए। इस तरह की बात भी लोग कर रहे हैं। दूसरा है हरियाणा। हरियाणा में तो खट्टर साहब आपके अपने बिल्कुल हैंड पिक थे, मतलब उनको गद्दी पे बिठाया, दूसरा टर्म भी दिया, और जब कहीं ऐसा हो गया कि अब मामला नहीं समझ रहा, अब लोग वहाँ तैयारी नहीं है, लोग छोड़ के भागने की तैयारी कर रहे हैं, तब आपने खट्टर जी को हटाया और नायब सैनी जी को लाए। लेकिन नायब जब सैनी जी को आप लाए तो भाई आप उनको लाए थे तो फिर पूरी ताकत उनको देनी चाहिए थी। उनको आप बैकवर्ड फेस बना के अगर बात कर रहे थे तो ताकत पूरी देते उनको, आपने वो ताकत भी नहीं दी। हरियाणा के इस इलेक्शन में, विधानसभा इलेक्शन में पूरी तरह से खट्टर जी हावी रहे। खट्टर जी ने जिसको चाहा उसको टिकट दिया, जिसका चाहा उसका टिकट काटा, जिसका चाहा उसको टिकट दिया, जिसको चाहा उसको शिफ्ट किया, इत्यादि इत्यादि। तो नायब सैनी को क्यों लाए थे भाई? अगर आप एंटी इनकम्बेंसी कम करना चाहते थे खट्टर जी की, तो फिर दे देते कमान पूरी तरह से। भाई मैं कोई कंपैरिजन नहीं कर रहा हूँ, कांग्रेस ने अच्छा बुरा कुछ भी है, कांग्रेस को लगता है कि वहाँ पे भूपिंदर सिंह हुड्डा ही सबसे बड़े फैक्टर हैं, सबसे बड़े ऐसे नेता हैं जिनसे वोट सबसे ज़्यादा मिल सकते हैं, तो कमान उनके हाथ में दे दी है। अब बाकी वो एडजस्टमेंट कर रहे हैं। वो कई पब्लिक मीटिंग में कह रहे हैं कि कुमारी शैलजा तो मेरी बहन है, बहन जैसा है उसका, मतलब सारी बातें कर रहे हैं, लेकिन कमान तो एक ही आदमी होना। आपने कमान खट्टर साहब को दी है, खट्टर साहब के अगेंस्ट इतना गुस्सा है, तो कुछ कन्फ्यूजन है या मतलब क्यों इस तरह के बात हो रही है? दूसरा एक चीज़ और है, विरोध के स्वर अब बहुत मुखर होते जा रहे हैं। मोदी जी आप भी रियलाइज़ कर रहे हैं क्या? फेस करने की हिम्मत नहीं है। मतलब हरियाणा में आपके पार्टी के कार्यकर्ता, आपके पार्टी के जो और उम्मीदवार हैं दौड़ाए जा रहे हैं। JNK में 28 सीटों पर प्रत्याशी नहीं उतर रहे हैं। और तो और जम्मू कश्मीर हरियाणा के बाद अब जब आप कमज़ोर दिख रहे हैं तो RSS भी आपसे प्रश्न पूछने लग रहा है। गडकरी जी बोल रहे हैं, मतलब सब लोगों का अलग अलग से इंडिकेशन है। और मेरा अपना ऐसा मानना है कि ये जब आप जम्मू कश्मीर और हरियाणा, जो करीब करीब निश्चित है कि बीजेपी जीत नहीं पाएगी इन दोनों जगहों पे, तो ऐसा भी मानना है कि आप और कमज़ोर हो जाएंगे। आपका जो एक था ना कि मतलब मैन विद 56 इंच वाला सीना, वो तो कहीं ना कहीं अफेक्टेड हो जाएगा। क्योंकि एक और चक्कर है, ऐसा भी माना जा रहा है, कुछ लोगों का ये भी क्लेम है कि आप इसलिए भाग रहे हैं इन इलेक्शन से कि हारना निश्चित है, हार की जिम्मेदारी किसके सिर पे आएगी। ऐसे तो आप कह देंगे ना मैं तो था ही नहीं इलेक्शन में, अब मैं क्या जानूं। क्योंकि 303 से 240 पर कौन लाया, कौन जिम्मेदार है कि बीजेपी की 63 सीटें कम हुई? इसका आंसर आपकी पार्टी में नहीं दिया जाता है, इस पर कोई मंथन भी नहीं होता है। क्योंकि अगर कोई बातचीत होगी ईमानदारी से तो सारी उंगलियां क्या पूरा हाथ आपकी तरफ इशारा करेगा कि आपकी वजह से आ रहे हैं। क्योंकि
जैसे यूपी की हार का जिम्मेदार कौन है? आप बहुत कोशिश की गई अमित शाह द्वारा, आपके द्वारा, कि किसी तरह योगी जी को इसमें जिम्मेदार ठहरा के इनको वहाँ से हटाया जाए, लेकिन हो नहीं पाया। यूपी की हार का जिम्मेदार बिल्कुल ठीक से आप हैं, और अगर कुछ हद तक है तो अमित शाह हैं। दूसरा ये भी कभी कभी लगता है कि क्या रणनीति के तौर पर आप अमित शाह को कमान संभालने के लिए दे रहे हैं? दो फायदे हैं। एक तो मोदी जी एक्सपोज ना हो, मोदी जी के ऊपर डायरेक्टली कोई ये ना कहे कि भाई मोदी जी से देखिए ये गलती हुई। दूसरा, अमित शाह के को सत्ता हस्तांतरण की जो प्रक्रिया है, या जो राजगद्दी का जो प्रक्रिया है कि अभी इस पे ये बैठेंगे, वो इसी बहाने ट्रेन हो जाए और उनका सबको बाकी पार्टी में भी लाउड एंड क्लियर चला जाए कि भाई ये आने वाले हैं। लेकिन अमित शाह साहब को थोड़ा डिप्लोमेटिक होना पड़ेगा। ये आपके, अब भाई बीजेपी की पार्टी की मीटिंग मुश्किल क्या है? अमित शाह इस तरह का कुछ कराते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में, तो आप और नहीं आते हैं। आप ऐसे ही नहीं आते थे, आप और रिजॉल्व कर लेते, अब तो नहीं आऊँगा। ये भी वीडियो सुन लीजिए। अब अमित शाह, एक पत्रकार वहाँ पूछ रही है मणिपुर में कुछ प्रश्न, तो कह रहे हैं कि नहीं नहीं प्रश्न मुझे बहस करने नहीं है। जरा सुन लीजिए आप ही। कुछ ऐसा कुछ है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जी मणिपुर विजिट करेंगे? और सेकंड, चीफ मिनिस्टर अभी भी कंटिन्यू कर रहे हैं। सर, चीफ मिनिस्टर अभी भी कंटिन्यू कर रहे हैं इतना वायलेंस के बाद भी। आप कुछ प्लान है ऐसा करने का मणिपुर का? सवाल कर सकते हैं, बहस नहीं कर सकते सर। 44। अब एक जो अमित शाह वाला प्रकरण में एक चीज समझ लीजिए कि अमित शाह साहब को अगर प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी पे बैठना है तो वो मोदी जी के रहते ही रहते हैं, उनकी प्रेजेंस में, उनकी देखरेख में, उनके संरक्षण में ही वो काम हो पाएगा। नहीं तो अमित शाह साहब उस कुर्सी पे नहीं बैठ पाएंगे। वो ऑन हिज ओन तो नहीं। तो क्या उसकी भी तैयारी है? एज अ स्ट्रैटेजी आप ये कर रहे हैं कि अमित शाह को हर जगह उनको भेजो, उनकी आप तो जान ही रहे हैं, तो वही सब जगह इलेक्शन संभाल रहे हैं, वही सबसे बड़ा फेस है, वही सबसे ज़्यादा मीटिंग कर रहे हैं। और जब आप अपने सामने ही उनको राजगद्दी पे बिठा देना चाहते हैं, क्योंकि उसके कुछ कारण हैं। क्यों आप चाहेंगे? अगर आप किसी से पूछे आप क्यों चाहते हैं कि अमित शाह साहिब ही प्राइम मिनिस्टर बने, भाई सबसे बड़ी बात यह है कि आप सबसे ज़्यादा महफूज, सुरक्षित अमित शाह एज प्राइम मिनिस्टर के रिजीम में ही हो सकते हैं। आपकी जो आप चाहते हैं ना इम्यूनिटी मिल जाए आपके, उसकी वो इम्यूनिटी इसी समय मिल सकती है जब अमित शाह प्रधानमंत्री हो। दूसरा, मुझे ये लग रहा है कि अब आपको भी धीरे धीरे समझ में आ रहा है कि कोई जुमला चल नहीं रहा है। मतलब लोग इधर उधर, आपने 100 दिन का एक जुमला फेंका था कि 100 दिन में, जब 100 दिन हो गए तब कह रहे हैं कि नहीं 25 दिन और बढ़ा दिया जाए, तो उसको नौजवानों को या किसको समर्पित कर दें। 100 दिन का जुमला भी नहीं चला। रशिया यूक्रेन वॉर आप रुकवा दे रहे थे बीच बीच में, अब वो जुमला भी नहीं चला। आप रशिया भी गए तो यूक्रेन गुस्सा हुआ, यूरोप गुस्सा हुआ तो यूक्रेन गए, तो यहाँ से जो गुडविल हासिल की थी रशिया से, तो वो फिर अपने दांत आंख दिखाने लगा। तो फिर खैर डोवाल साहब को आपने भेजा और डोवाल साहब ने उनसे कहा कि भाई आके वो खुद ही आपसे बात करके बताना चाह रहे थे। ये सब चीज़ें हो गई। दूसरा एक जो महत्वपूर्ण कारण है, आपको भी क्या अब लगने लगा है कि ये जो अडानी जी का वाला कई चीज़ें वो गले की हड्डी बनता जा रहा है। इंटरनेशनली आपको अडानी जी के साथ आपका नाम जोड़ने से बहुत बदनामी हो रही है। कीनिया में जब जोमो केन्याटा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, JKIP, जो कीनिया का इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, उसको जब से उसको अडानी जी को ठेका दिया गया है 30 साल का, जिसके एवज में वो कहें कि हम 1.8 बिलियन US$ वहाँ उसके एक्सपेंशन में खर्चेंगे, तब से वहाँ के कर्मचारी और वहाँ के नेता ये सब लोग लामबंद हो गए हैं कि अडानी जी को ये नहीं दिया जा सकता है, ये बिल्कुल नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि अडानी जी की ख्याति तो सब जगह पहुँच गई है। बांग्लादेश वाला उधर है, वो है जो अडानी जी का प्लांट लगा है, उसमें बांग्लादेश कह रहा है कि हम तो जरा भाई स्क्रूटनी करेंगे कि किस रेट पे और क्या खरीदी जा रही है। हालांकि अडानी जी को आपने राहत दे दी है कि नहीं वो नहीं खरीदेंगे तो इंडिया को खरीदना होगा। मतलब इंडिया एक ऐसा अभी बिजली खरीदने जा रही है जिसका कोयला ऑस्ट्रेलिया से आता है। हमारे पास कोयला है, वो कोल बेल्ट में लगा हुआ थर्मल पावर प्लांट है कोयला, लेकिन ऑस्ट्रेलिया से आएगा और बिजली खरीदनी होगी इंडिया को। फिर स्विट्जरलैंड भी मुश्किल कर रहा है अडानी जी आपके लिए। मुश्किल क्या कर रहे हैं? स्विट्जरलैंड से जो कोर्ट ऑर्डर है वही निकाल के आप ही पढ़ लीजिए। वो स्पष्ट कर दे रहे हैं कि अडानी जी इज अप टू व्हाट। और एक और चीज़ अडानी जी के चक्कर में हो गई है, वो माधवी बुद्ध जी पूरी तरह से एक्सपोज हो गए हैं। उनके सारे
मतलब तथ्यों के साथ अब चीज़ें बाहर आ गई हैं, तो उसको कहाँ तक बचाएंगे? भाई चंदा कोचर जी को बचाने की लास्ट तक कोशिश की गई, लेकिन अंत में तो जेल जाना पड़ा। तो ये सेबी की जो चेयरपर्सन है माधवी बुद्ध जी, इनको कहाँ तक आप बचाएंगे? और फिर मुझे ऐसा लगता है कि रिटायरमेंट से जो पहले घूमना फिरना ये सब, मैंने जब मतलब ये कहीं पे भी मैंने देखा है कि अगर लोग रिटायर होते हैं तो थोड़ा ये दर्शन एलटीसी सब अब कुछ करने लगते हैं, तो मन नहीं लगा है, या जी भर गया है लेकिन मजबूरी में चलाना पड़ रहा है, क्योंकि अगर नहीं चलाएंगे तो फिर ज़्यादा परेशानियां हो जाएंगी। जांच का डर है, अडानी जी को बचाना भी है, क्योंकि अडानी जी नहीं तो कि जो केन्या में जैसे हो रहा है, जैसे बांग्लादेश में हो रहा है, तो वैसे कल के दिन यहाँ पे भी जांच कोई कर सकता है। तो लोग पूरा लबोलुआब ये है कि कल आपकी बर्थडे बहुत उसमें नहीं मनाई गई, और मुझे ऐसा लग रहा है कि 75वीं बर्थडे इसमें कोई मतलब कोई ऐसी बात अनहोनी नहीं लगेगी अगर आप मार्गदर्शक मंडल उससे पहले अनाउंस कर दें या उस दिन अनाउंस कर दें। 1 साल ही अब आपको शायद प्रधानमंत्री आप खुद बने रहना चाहें, उसके बाद आप अपने किसी साथी को उस कुर्सी में बैठना ज़्यादा पसंद करें। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद।